नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अब ये नाशीश गढ़वाल आपके लिए टॉपिक एक नया लेकर आया है, नई कक्षा आपके समक्ष हाजिर करने जा रहा है। और अपने टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशंस। क्या नाम है जी आपका? प्रेपोजिशन, जिसे हिंदी में कहेंगे पूर्वसर्ग या फिर क्या कहा जाता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो बिना वक्त जाया किए बिना अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और यहां पर अपना टॉपिक है, उसका नाम मैंने क्या दिया आपको वहां पर? प्रेपोजिशंस। इसका उच्चारण जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या पढ़ रहा हूं इसे? आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। इसमें आपका इन्फ्लेक्शन लग जाएगा, तो प्रेपोजिशन की बजाय ये क्या बन जाएगा? आपका प्रेपोजिशंस बन जाएगा। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो पहला टर्म अपने पास आता है वो प्री रहता है, और दूसरे टर्म की अपन बात करते हैं तो ये टर्म अपना किस में चला जाएगा? आपका पोजीशन में चला जाएगा। प्री का मतलब क्या होता है? आपका पूर्व होता है, पहले का होता है। और पोजीशन का हिंदी मीनिंग अपन लेना चाहते हैं तो पोजीशन को अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं? आपका स्थिति कह सकते हैं। और दोनों को जोड़ना चाहें तो बताइए, दोनों को जोड़कर अपन क्या कह सकते हैं? आपका की, यानी पूर्व की स्थिति या पहले की स्थिति, उसे क्या कहा जाता है? आपका प्रेपोजिशन कहा जाता है। इसे हिंदी में पूर्वसर्ग भी कहा जा सकता है, और इसे हिंदी में आपका समुच्चय बोधक अव्यय का नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो अपना टर्म है प्रीपोजिशन, वो गलत बोला जाता है, ये प्रेपोजिशन होता है बजाय प्रीपोजिशन के। क्लियर? अब एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको लेनी है। एक्चुअल में प्रेपोजिशन अपने पास में एक वर्ड है, एक शब्द है, जो शब्द क्या है? पहले आता है। बिफोर मतलब पहले, और किसके पहले आता है? या तो ये किसी नाउन शब्द, संज्ञा शब्द के पहले आता है, या फिर ये किसी प्रोनाउन अर्थात किसी सर्वनाम शब्द के पहले आता है। और पहले आकर इनकी जो सिचुएशन है या फिर इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को क्या करेगा? आपका डेफिनिट करेगा। डेफिनिट का मतलब सुनिश्चित करेगा। और उसका जो आपका लिंक या कनेक्शन है, उसका जो लिंक या कनेक्शन है, यानी जो उसका संपर्क है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करेगा, वाक्य के कर्ता के साथ में इसे जोड़ेगा या इसे संबंधित बनाएगा, उसका संपर्क उसके साथ में साधने की कोशिश करेगा, उसे एसोसिएट करे या उसे रिलेट करे या फिर उसे आपका एस्टेब्लिश करे, स्थापित करे। उसे अपन किसका नाम देंगे? आपका प्रेपोजिशन का नाम देंगे। तो इस चीज को चेक करने की जरा कोशिश करना। मैंने एक सेंटेंस आपके समक्ष लिखा और मेरा सेंटेंस ये है, ऑल ऑफ अस are sitting, और फिर लिख दिया द रूम। हम सारे के सारे कमरे के बैठे हुए। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मेरा वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो डायरेक्टली आपका यह बोलना होगा कि सर आपका वाक्य टोटली अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि हम कमरे के बैठे हुए, बाहर बैठे हैं कि अंदर बैठे हैं कि ऊपर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं कि दाएं हैं कि बाएं हैं कि आगे हैं कि पीछे हैं, कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अब इसी सेंटेंस में मैं केवल एक शब्द, एकमात्र शब्द ऐड करता हूं, और मेरा शब्द यहां पर क्या लगता है? आपका इन लग जाता है, ठीक है। तो अब यह सेंटेंस कंप्लीटली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि हम सारे के सारे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। यहां समझने वाली बात आपके समक्ष क्या आ रही है? ये रूम जो अपने पास आ रहा है, ये रूम बताओ यहां पर किसका काम करेगा? नाउन का, संज्ञा शब्द का। ये इन जो आ रहा है, ये इन क्या है? आपका इस नाउन के बिफोर, इसके पहले आ रहा है। और पहले आकर इस नाउन की जो सिचुएशन है, इसकी स्थिति है कि कमरे के कहां है, उसको क्या कर रहा है? आपका डेफिनिट कर रहा है, अर्थात उसे निश्चित बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेसी इसके साथ में आ रही है, इसका निश्चयीकरण हो रहा है, इसका लिंकेज किसके साथ जुड़ रहा है? आपका ऑल ऑफ अस के साथ। ऑल ऑफ अस यहां पर किसका काम कर रहा है? सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बताओ किसका काम कर रहा है? आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट का, कर्ता का काम कर रहा है। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला वह शब्द जो कि उसकी स्थिति को सुनिश्चित करता है,
उसका संपर्क या संबंध है वाक्य के सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट या कर्ता के साथ में स्थापित करता है या जोड़ता है, उसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। हिंदी में उसे हम पूर्वसर्ग या फिर समुच्चय बोधक अव्यय का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये तो इसका एक डेफिनेशनल एस्पेक्ट रहा, ये तो इसका एक पारिभाषिक स्तर रहा जिससे आपको जानकारी मिलती है कि व्हाट इज अ प्रीपोजिशन देयर, एक प्रीपोजिशन होता क्या है। अब हमें कौन कौन से प्रीपोजिशन पढ़ने हैं उनको हम वन बाय वन यहां पर तैयार करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, अपने पास में टर्म है, वो पहला रहेगा आपका टिल। अगर मैं टिल को पढ़ता हूं तो टिल का जो मेरे पास में शाब्दिक अर्थ आता है वो रहेगा आपका तक। क्या पढ़ेंगे इसे? तक। अब ये जो टिल है, टिल हमें क्या बताता है? आपका एक टाइम पॉइंट बताता है। बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा? आपका टाइम पॉइंट कहा जाएगा। टाइम पॉइंट का अपन हिंदी में कहेंगे तो टाइम पॉइंट को अपन हिंदी में क्या पढ़ेंगे? आपका समय बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो समय बिंदु का हिस्सा आपके समक्ष आ रहा है, अगला ये कहता है कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य किसी खास टाइम पॉइंट तक पूरा करने की बात बताई जाती है। मतलब ना तो उस टाइम पॉइंट के पूरा होने से पहले उसे छोड़ा जाएगा, ना टाइम पॉइंट के पूरा होने के बाद में उसे आपका आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? आपका टिल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने टर्म यहां पर यह लिखा आपका कि आई शैल टीच यू ब्लैंक स्पेस 5 PM, जिसे कहेंगे पोस्ट मेरिडियम, कि मैं आपको 5 बजे तक पढ़ाऊंगा। अगला क्या कहना चाह रहा है? यहां पर ये क्या है? आपके पास में एक टाइम पॉइंट आ रहा है, समय बिंदु आ रहा है, और ये जो टाइम पॉइंट आपको दिया जा रहा है, इस टाइम पॉइंट में आपको क्या चेक करना है? ये टाइम पॉइंट में अगला ये कहेगा कि मैं 4:59 और 59 सेकेंड पर भी आपको नहीं छोड़ूंगा, या फिर 5:01 सेकेंड है उस पर भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब ये जो सिचुएशन है इनको ये क्रॉस करने के लिए बोलेगा। एग्जैक्टली 5 बजते ही ये वहां पर अपनी क्लास को ऑफ कर देगा, अपने लेक्चर को स्टॉप कर देगा। चाहे मैटर बचा है या नहीं बचा है, डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो महत्व किसको दिया जा रहा है? आपका टाइम पॉइंट को दिया जा रहा है। टाइम पॉइंट पूरा मतलब एक्शन जहां है वहीं छोड़ दो। एक्शन पूरा होना जरूरी नहीं है, बस टाइम पॉइंट की डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक उसे रोका जाता है। तो यहां ये जो टर्म अपने पास आ रहा है, इस टर्म में मैं क्या अप्लाई कर दूंगा? टिल। यहां ध्यान दीजिएगा, टिल में अपने पास में एल है, वो क्या रहेगा? आपका डबल रहेगा। तो टिल का शाब्दिक अर्थ तक होता है, जो टाइम पॉइंट या समय बिंदु की महत्ता जानता है और उसी के आधार पर इसे अप्लाई करने की बात बताई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि टिल से ही जुड़ा हुआ रहेगा। और इस प्रीपोजिशन को अपन क्या पढ़ते हैं? आपका अनटिल पढ़ते हैं। हां, यह जरूर ध्यान रखना है कि अनटिल का हल्का सा मीनिंग चेंज होगा और ये तक की बजाय क्या पढ़ा जाएगा? आपका जब तक पढ़ा जाएगा। और ये यहां पर टाइम पॉइंट की बजाय टाइम एंड कंडीशन, टाइम एंड कंडीशन, अर्थात क्या बताना चाहेगा? आपका समय बताना चाहेगा और समय के साथ साथ आपको शर्त है वो भी बताना चाहेगा। मतलब किसी शर्त के आधार पर इसे रखने की बात बताई जाएगी, जिसमें समय को जोड़ा जा सकता है। लेकिन मोस्टली इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो कौन सा है? आपका कंडीशन का रहेगा या फिर आपका शर्त का रहेगा। अब ये किस तरीके से होगा, मैं पीछे वाले सेंटेंस को मॉड्यूलेशन देने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस ये लिखा कि आई शैल टीच यू ब्लैंक स्पेस द टॉपिक फिनिशेज। मीनिंग निकालिए जरा। मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक कि यह बिंदु या टॉपिक पूरा ना हो जाए। मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक कि यह टॉपिक या बिंदु पूरा ना हो जाए। क्लियर?
अब यहां पर अपने को क्या मिल रहा है, कंडीशन मिल रही है। टॉपिक अगर आपका 5 बजे खत्म होता है 5 बजे छोड़ देंगे, टॉपिक आपका 4:30 बजे खत्म होता है 4:30 बजे छोड़ देंगे, टॉपिक आपका रात के 8 बजे 9 बजे तक खत्म नहीं हुआ तो तब तक आप पढ़ाते रहेंगे। मतलब जब तक आपकी कंडीशन पूरी नहीं होती है तब तक आप उसे नहीं छोड़ेंगे, उस एक्शन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कंडीशन कंप्लीट, एक्शन आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर यह बात किसकी चल रही है, कंडीशन की चल रही है। और कंडीशन की बात चलते ही हम टिल की बजाय क्या ले लेंगे, अनटिल ले लेंगे। यहां पर एक चीज पर आपको और गौर फरमाना है, वो ये कि अगर आपके पास में प्रीफिक्स अन आ रहा है और अन के साथ में यहां पर टर्म क्या आ रहा है, आपका टिल आ रहा है, तो टिल में एल डबल है, लेकिन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, दोनों की संधि कर देंगे, तो यहां पर यह टर्म किस में आ जाएगा, आपका अनटिल में आ जाएगा। बताओ किस में आ जाएगा, आपका अनटिल में आ जाएगा। टिल में एल डबल है और अनटिल में एल क्या रहेगा, आपका सिंगल रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज इसमें खास बात और आपकी लगेगी, वो कौन सी लगने वाली है, उस पर गौर फरमाना। वो ये कि चलो टाइम पॉइंट आ रहा है, तो टाइम पॉइंट के हिसाब से आप वहां पर क्या लगा रहे हैं, बताओ, देखें, आपका टिल लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास में कंडीशन है तो आप क्या लगा रहे हैं, वहां पर अनटिल लगा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी तो बनेगी आपकी, कौन सी वाली, जिसमें अपन ये कह देंगे सर टिल आना चाहिए लेकिन टिल ऑप्शन में है ही नहीं, अनटिल आना चाहिए लेकिन अनटिल तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहां पर एक नोट डालिएगा और नोट में एक चीज ये लिख दीजिएगा कि आवश्यकता पड़ने पर, मेरे साथ साथ लिखें, आवश्यकता पड़ने पर टिल तथा अनटिल दोनों को एक दूसरे का सप्लीमेंट या पूरक बनाया जा सकता है, अर्थात जरूरत पड़े तो टिल का काम अनटिल कर सकता है और अनटिल का काम आपका टिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये तब की बात है जब मेरे पास ऑप्शन में अनटिल आना चाहिए, आया नहीं, टिल आया, टिल आना चाहिए, आया नहीं, तो क्या आया, अनटिल आया। ऐसी कंडीशन के अंदर उसे अप्लाई किया जा सकता है। आई मेरी बात समझ में आपकी। चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। बड़ा ही आसान सा प्रीपोजिशन है, इसे अपन पढ़ते हैं आपका बिटवीन, और बिटवीन का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो इसे कहा जाता है दो इकाइयों के बीच में। मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, दो के बीच में। जब आपको दो के बीच का अर्थ देना हो तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक अक्षर ए है, एक अक्षर बी है, एक सी है। अब ये जो बी आपको दिख रहा है ये ए और सी के मध्य है, मतलब दो के बीच में, तो बिटवीन का यूज कर लीजिएगा आप। एक एग्जाम्पल इजी बनाकर अपन लिख देते हैं। सेंटेंस लिखा जाता है, राज इज स्टैंडिंग बिटवीन मनीष एंड शौर्य। ठीक है, अब जरा इसे चेक करिएगा आप कि राज है वो मनीष और शौर्य के बीच में खड़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो टर्म आ रहा है ये बता दीजिए कितनों के बीच में है, आपका दो के बीच में है। और दो के बीच में होते ही मैं यहां पर अपना प्रीपोजिशन क्या काम में ले लूंगा, बिटवीन। इतनी सी बात है। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है दो के बीच में। अब दो इकाइयां चाहे एनिमेट है, लिविंग है, नॉन एनिमेट या इनएनिमेट या नॉन लिविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल दो के बीच की स्थिति होनी चाहिए। तो मैं यहां पर किसे अप्लाई कर दूंगा, आपका बिटवीन को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब अगली बात पे अपन चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन अपन लेते हैं तो इससे मिलता जुलता सा प्रीपोजिशन है
और वो प्रीपोजिशन अपना क्या रहेगा, अमंग रहेगा। और अमंग का अगर मैं अर्थ लेता हूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, दो से ज्यादा या दो से अधिक के बीच में, दो से ज्यादा या दो से अधिक के बीच में। अब ये जो पैटर्न आपके पास चल रहा है कि दो से ज्यादा या दो से अधिक के बीच वाला, उस स्थिति के अंदर मुझे किस तरीके से लेना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए स्टार देयर, कोई भी आपका एक तारा हो सकता है, उसकी बात आप करते हैं साहब। अब यहां पर एक की बजाय ये तारे आपके पास कितने हैं, ज्यादा हैं। अब यहां पर ये जो स्टार्स आपके बन रहे हैं, इन स्टार्स के बीच में हम डालते हैं सर एक चांद को, ये लीजिए। अब आप ये बताइए, ये जो चंद्रमा है या चांद है वो कितनों के बीच में है, दो के बीच में या दो से ज्यादा तारों के बीच में, दो से ज्यादा तारों के बीच में। बताओ किसका यूज हो जाएगा, आपका अमंग का यूज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्लियर करके देखते हैं अपन। जैसे मैंने सेंटेंस ये डाला, माई फादर distributed sweets blank space us, मेरे पिताजी ने हमारे बीच में मिठाइयां बांटी, मेरे पिताजी ने हमारे बीच में मिठाइयां बांटी। तो आप ये बताओ वहां पर मिठाइयां कितनों के बीच में बांटी, यहां दो का नाम तो नहीं है ना, मतलब कुल मिला के परिवार में मम्मी है, बहन है, भाई है, आसपास में चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, यानी दो से ज्यादा हैं। तो दो से ज्यादा आते ही यहां जो टर्म आपका अप्लाई होगा वो किस में चला जाएगा, बिटवीन की बजाय अमंग में। तो यहां तक आपका पढ़ना क्या हुआ कि अपने पास में दो के बीच की स्थिति आती है। बताइए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर दो से बीच की स्थिति के लिए आप बिटवीन ले आइए और दो से ज्यादा की बीच की स्थिति के लिए आपका अमंग ले आइए। क्लियर आपका। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है, वो प्रॉब्लम सुनिएगा कौन सी। कई बार स्टूडेंट्स एक वर्ड लेकर चलते हैं जिसे अपन पढ़ते हैं आपका अमंगस्ट। अमंगस्ट ये कुछ खास अलग नहीं है, जो अपना ट्रेडिशनल मैनर होता है, परंपरागत जो तरीका होता है, या फिर अपन ये कहते हैं आपका कि कन्वेंशनल पार्ट है, रूढ़िवादी है आपका, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्सिकल कह सकते हैं या ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, मतलब पुरातन, पुराने वाला। अगर ऐसा पैटर्न आपके पास आता है तो इस पैटर्न में जो आपका अमंग था उसे ही क्या पढ़ दिया जाता था, आपका अमंगस्ट। कुछ खास अंतर नहीं है। अगर पहली बात तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछ भी लिया जाए तो अमंग किसके बराबर है अमंगस्ट के, अमंगस्ट किसके बराबर है अमंग के, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। बाल की खाल निकालो तो यही है कि एक मॉडर्न मैनर है और एक आपका ट्रेडिशनल मैनर है, इसके अलावा इसमें कोई खास फर्क वहां पर नहीं होता है। अब अगली बात अपन यहां ये करेंगे कंपैरेटिवली, वो ये कि जैसे मैंने बिटवीन दो के बीच में बताया, अमंग दो से ज्यादा के बीच में बताया, लेकिन इसमें एक नोट आपको यह पढ़ना है। अगर सिचुएशनल कंडीशन आपके पास ये आती है कि आप किसी बाउंड्री की बात करें, सीमा विशेष की, या फिर आप किसी लिमिटेशन की बात करें, पाबंदी की, या फिर आप किसी एरिया, क्षेत्रफल की बात करें, या फिर आपका कोई पेरीफेरी, परिधि क्षेत्र हो सकता है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हो सकता है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो सकता है। अगर इनमें से किसी की बात करते हैं तो चाहे आपके पास में दो हो, मैं लिख रहा हूं यहां पर, चाहे दो हो या फिर दो से ज्यादा हो, या फिर दो से ज्यादा हो, हमें यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा, बिटवीन का।
हम यहां किसका यूज करेंगे जी? बिटवीन का। क्या कहना चाह रहा है कि जनरली अपन दो इकाइयों के बीच के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज्यादा इकाइयों के बीच के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अमंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में बाउंड्री है, लिमिटेशन है, एरिया है, बाउंडेशन है, पेरीफेरी है, एलओसी है, एलएसी है, यह एक लिमिटेड पार्ट होता है, तो चाहे दो इकाइयां होती हैं, चाहे दो से ज्यादा इकाइयां होती हैं, मुझे हमेशा बिटवीन का यूज करना चाहिए, वहां पर अमंग का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर ये पैटर्न आया तो इसमें मैं एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपका। दिस कंट्री इज सिचुएटेड ब्लैंक स्पेस बांग्लादेश कौमा पाकिस्तान कौमा नेपाल एंड श्रीलंका। अब यहां पर देखिएगा, किसी ने यह कहा कि यह जो देश है, यह जो राष्ट्र है, वो सिचुएटेड या अवस्थित है, बसा हुआ है कहां कहां? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के बीच में। बताओ, दो के बीच में है या दो से ज्यादा के बीच में? दो के बीच में है या दो से ज्यादा के बीच में? दो से ज्यादा के बीच में है। और जब आप यहां पर दो से ज्यादा के बीच की बात बताते हैं तो वहां वाले टर्म में अपन यहां पर यूज करेंगे, तो बता दीजिए ये यूज किसका आएगा आपका? वैसे कायदे के अनुसार तो किसका आना चाहिए? आपका अमंग का आना चाहिए। लेकिन ये तो यहां पर बाउंड्री या लिमिटेशन एरिया ऐसा कुछ बता रहा है ना आपका, एलओसी एलएसी कुछ ना कुछ बता रहा है, तो यहां चार का प्रभाव नहीं होगा, बल्कि ये अमंग की बजाय किस में आ जाएगा? आपका बिटवीन में आ जाएगा। अमंग की बजाय किस में चला जाएगा? आपका बिटवीन में चला जाएगा। क्लैरिटी आ रही है? अब आपको यह सीखना है कि हमारे पास में यह चीज क्या बनी। हमें यह सिखाया गया कि जरूरत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर अमंग की जगह या अमंग के स्थान पर बिटवीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटवीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कभी भी बिटवीन की जगह अमंग का यूज नहीं किया जा सकता है। अमंग का यूज नहीं किया जा सकता है। अब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपका। आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े तो हम अमंग नामक जो प्रीपोजिशन होता है उसकी जगह बिटवीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहां पर बिटवीन की जगह हम किसको काम में ले लें? अमंग को काम में ले लें। तो अभी अपन ने दो प्रीपोजिशन टिल और अनटिल पढ़ी, उसके बाद में यहां पर हमने पढ़ा बिटवीन और अमंग, फिर दोनों का इंटरचेंजेबली जो पैटर्न होता है उसको भी पढ़ने की हमने कोशिश की है। दोनों नोट मैंने अलग से डाल दिए हैं आपका, इनको आपको नोट भी करना है, ढंग से समझना भी। अगर छूट भी जाए तो इनकी स्लाइड्स आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगी, वहां पर आप उन्हें दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं, कोई परेशानी आपकी नहीं होने वाली। चलते हैं अपनी अगली प्रीपोजिशन की तरफ। देखिएगा, अपना जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो होता है आपका ड्यूरिंग। और ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो इसे पढ़ा जाता है आपका के दौरान। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? के दौरान। इसका यूज कैसे होगा?
हमारे पास में कोई प्रीवियस एक्शन है, कोई प्रीवियस एक्शन अर्थात कोई पूर्ववर्ती कार्य है। प्रीवियस एक्शन को अपन पढ़ेंगे तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा? कोई पूर्ववर्ती कार्य है। और ये पूर्ववर्ती कार्य क्या है आपका? वहां पर गोइंग ऑन है। गोइंग ऑन का मतलब पहले से जारी है, पहले से चल रहा है। मीनवाइल, मीनवाइल अर्थात इसी दौरान ए न्यू एक्शन, ए न्यू एक्शन, एक नया काम है, वो क्या हो जाता है आपका? स्टार्ट्स, शुरू हो जाता है। और जब नया काम शुरू होता है तो यह कोई गारंटीड बात नहीं है कि पहले वाला काम बंद हो जाएगा। हो सकता है कि पहले वाला काम बंद हो भी जाए और हो सकता है कि बंद ना भी हो, वो जारी भी रहे। बोथ कंडीशंस आर पॉसिबल देयर, दोनों स्थितियां वहां पर संभावित रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? ड्यूरिंग का यूज करेंगे। क्यों ना इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। सेंटेंस रहे आपका, वी विजिटेड शिमला ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस समर वेकेशन। हमने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिमला का भ्रमण किया। हमने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिमला का भ्रमण किया। तो आप ये बताइए कौन सा काम है जो पहले से चल रहा है? पहले से आपका समर वेकेशन या गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। इसी दौरान आपने एक नया काम शुरू किया, वो ये कि शिमला घूमने जा रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि गर्मियों की छुट्टियां पूरी होने से पहले पहले आप वापस लौट कर आ जाएं, या फिर आप वहां पर अपना आनंद ले रहे होते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां बीतने के बावजूद भी आपका भ्रमण जारी रह सकता है। दोनों स्थितियां वहां पर बनेंगी। किसी भी स्थिति में चले जाएं, लेकिन पहला एक्शन जब जारी था, इसी दौरान नया एक्शन आपका चालू हुआ और नया एक्शन चालू होने के बाद में पुराने वाला एक्शन जारी भी रह सकता है और पुराने वाला एक्शन पूरा भी हो सकता है। इस हालात के अंदर हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ड्यूरिंग का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, एक जीवंत एग्जांपल लीजिए कि चलते लेक्चर के अंदर या फिर व्याख्यान के दौरान किसी विद्यार्थी ने मुझसे सवाल पूछा, ठीक है? तो यहां पर एक काम पहले हो रहा है, कौन सा? लेक्चर दिया जाने वाला। अब इसी बीच में किसी स्टूडेंट के मन में कोई संशय आया, कोई शंका आई और उसने डायरेक्टली मुझसे यह सवाल कर दिया कि सर बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, या फिर इसका अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, अर्थ क्या है, इसकी उत्प्रेक्षण की अवस्था क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह। किसी भी प्रकार का सवाल हो सकता है। अब उस सवाल के साथ में क्लास को स्टॉप भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस क्लास को वहां पर जारी भी रखा जा सकता है। दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं आपकी। लेकिन पहले से काम जारी है और इसी दौरान आपका एक नया काम चालू हो जाता है। उस स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? आपका ड्यूरिंग का यूज करेंगे। चलते हैं अपनी अगली प्रीपोजिशन की तरफ। जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका रहेगा उसे हम पढ़ते हैं आपका आफ्टर। क्या पढ़ेंगे? आपका आफ्टर। आफ्टर का शाब्दिक अर्थ अपन लेते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ बनेगा के बाद में। बताइए इसे क्या पढ़ा जाएगा? के बाद में। जब कोई एक एक्शन, जब कोई एक इवेंट, जब कोई एक इंसिडेंट किसी दूसरे एक्शन, दूसरे इवेंट, दूसरे इंसिडेंट या दूसरी प्रोसेस के बाद घटित होता है, तो उस बाद के घटित होने वाले अर्थ के लिए हम किसका यूज करेंगे? आफ्टर का यूज करेंगे। क्यों ना एक सिंपलेस्ट एग्जांपल इसमें लिया जाए जो आपको समझा सके। जैसे मैंने यहां टर्म लिया अप्रैल कम्स ब्लैंक स्पेस मार्च, कि अप्रैल का महीना है वो मार्च के महीने के बाद में आता है। कौन सा एक्शन बाद में घटित हो रहा है आपका? अप्रैल वाला। तो आप यही तो कह रहे हैं कि अप्रैल का महीना मार्च के महीने के
बाद में आता है। तो इस बाद के सेंस के लिए मुझे यहां पर कौन सा टर्म काम में लेना पड़ेगा? आफ्टर काम में लेना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर यहीं तक नहीं निपटता है, आफ्टर का एक यूज आपका और होगा। आफ्टर का जो अगला यूज होगा उसे अपन कहेंगे के पीछे। क्या पढ़ेंगे आपका? के पीछे। क्यों ना इसका एग्जाम्पल भी लिया जाए। सेंटेंस बनता है द केट इज रनिंग ब्लैंक स्पेस द माउस। कि बिल्ली है वो चूहे के पीछे दौड़ रही है। बताओ यहां मीनिंग किसका रहा आपका? के पीछे का। तो के पीछे का टर्म अपने पास क्या ले लेगा? आफ्टर ले लेगा। अब यही टर्मिनोलॉजी अपने पास आएगी तो इसको मैं यहां रख देता हूं आपका। मैंने ये लिखा द पुलिस इज रनिंग ब्लैंक स्पेस द थीफ। आपका कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं यहां पर टर्म डाल देता हूं इसे मैन, द पुलिस मैन। अब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि जो पुलिस वाला बंदा है वो चोर के पीछे दौड़ रहा है। तो यहां मीनिंग किसका है? के पीछे का। तो बता दीजिए क्या गया? आफ्टर। मुझे क्या सिखाना है कि आफ्टर के अपने पास में कितने मीनिंग्स हैं? दो हैं। पहला के बाद में है और दूसरा कौन सा आपका? के पीछे का अर्थ है। ये आफ्टर के दो मीनिंग निकल आए, एक के बाद में और एक के पीछे। अब कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? हमारे पास एक ऐसा ही प्रीपोजिशन आता है जो हमें कंफ्यूज कर सकता है और उसे हम नाम क्या देते हैं आपका? बिहाइंड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बिहाइंड का। और बिहाइंड को हम हिंदी में पढ़ते हैं तो बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा? आपका के पीछे कहा जाएगा। अब आप ये कहेंगे सर यहां पर भी तो क्या था? आफ्टर में के पीछे, और अब बिहाइंड में क्या आ रहा है? के पीछे। दोनों सेम तो हो नहीं सकते। ऐसा कोई बरगलाने वाला काम तो हो नहीं सकता आपका। कौन से वाला कि भैया आपका आफ्टर ना आए तो बिहाइंड कर दो, बिहाइंड ना आए तो आफ्टर कर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों में फर्क तो है, भले ही वो स्लाइट डिफरेंस हो, एक आंशिक फर्क होता हो, लेकिन फर्क तो आपका बनेगा। तो उस फर्क को अपन पहचानते हैं। ये देखिए यहां जो के पीछे का अर्थ आएगा, इसमें पीछे वाला ऑब्जेक्ट हर हाल में 100% आपका क्या रहेगा? गतिशील रहेगा। कैसा रहेगा आपका? गतिशील। यानी मूविंग सम आपका देखा जाएगा। कैसा है आपका? मूविंग सम। ठीक है, अर्थात उसे वहां पर आपका गतिविधि पर आधारित माना जाएगा, क्रियाशील अवस्था का माना जाएगा। ठीक है। अब अगला यहां पर आफ्टर का एक अर्थ के बाद में देता है, दूसरा के पीछे जो कि गतिशील अवस्था में होता है। जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है तो बिल्ली गति कर रही है, पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा तो पुलिस वाला गति कर रहा है। अब ये गतिशील ये जो अवस्था आती है इसमें हम आगे वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहेंगे। यहां पर हमारी स्थिति हमें कंपैरिजन में रखनी है, वो कौन सी? पीछे वाले ऑब्जेक्ट की। बताइए किसकी रखेंगे आप? पीछे वाले ऑब्जेक्ट की। पीछे वाले ऑब्जेक्ट की अवस्था है, बस उसी का ख्याल हमें वहां पर रखना होता है कि वो गतिशील है या फिर आपका नहीं है। अब यहां क्या डिफरेंस आएगा? यहां जो बिहाइंड का अर्थ आएगा उसमें पीछे वाले ऑब्जेक्ट का जो अर्थ रहना है वो इस तरीके से चलेगा, उसकी स्थिति गतिहीन अवस्था की मानी जाएगी। जैसे मैंने एक टर्म लिखा, सेंटेंस ये है, योर हाउस इज सिचुएटेड ब्लैंक स्पेस माइन। आपका घर है वो मेरे घर के पीछे अवस्थित है। आपका जो घर है वो मेरे घर के पीछे अवस्थित है। तो एक घर आगे की ओर है, दूसरा घर आपका पीछे की ओर है, लेकिन जो पीछे वाला घर है वो एक जगह स्थिर है या एक जगह अवस्थित है, वो कोई गति नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे अगर अप्लाई करना पड़ा तो यहां पर आफ्टर नहीं बल्कि क्या आएगा? बिहाइंड। अगर अपन ये कहते हैं कि उसके पीछे दीवार है,
हम ये कहते हैं कि उसके पीछे पेड़ है। लाइक दैट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूविंग सम नहीं होता है, गति नहीं करता है, तो वहां पर हम आफ्टर की बजाय किसका यूज कर देंगे? बिहाइंड का यूज कर देंगे। लगे हाथ, इसमें अपन एक प्रीपोजिशन आसान सी और पढ़ लेते हैं, बड़ी ही सिंपल रहेगी। ये प्रीपोजिशन आपका बनेगा बिफोर का। किसका बनेगा जी? आपका बिफोर का। बिफोर के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। इसका पहला मीनिंग निकलता है के पहले। जब कोई एक घटनाक्रम किसी अन्य घटनाक्रम के पहले घटित हो जाता है, उस स्थिति में, उस हालात में हमें बिफोर का यूज करना चाहिए। अभी अभी आपने ताजा एक एग्जाम्पल पढ़ा है, जो कौन से टर्म में था? आपका आफ्टर के टर्म में था। तो हमने क्या पढ़ा था कि अप्रैल का महीना मार्च के महीने के बाद में आता है। अब इसको आप चेंज कर दीजिए और चेंज करके उल्टा लिख दीजिए। यहां पर आप ऐसा लिखिए कि मार्च, यानी जो मार्च का महीना है, कम्स, आता है, ब्लैंक स्पेस, और फिर लिखा गया अप्रैल, यानी अप्रैल के महीने के पहले आता है। मार्च का महीना है, वो अप्रैल के महीने के पहले आता है। तो इस पहले के टर्म में अपन यहां किसको लेकर जाएंगे? आपका बिफोर को लेकर जाएंगे। ठीक है। अगला क्या कहना चाह रहा है? जो काम बाद में घटित होता है उसके लिए आफ्टर होता है, जो काम आपका पहले घटित होता है उसके लिए क्या आएगा? आपका बिफोर आ जाएगा। क्लैरिटी है? बिल्कुल स्पष्टता रहेगी। जो बाद में घटित होता है आफ्टर आ जाएगा, जो पहले घटित होता है वहां पर बिफोर आ जाएगा। लेकिन यहीं तक सीमित थोड़ी होता है, इसका एक और यूज रहेगा। वो यूज रहेगा आपका के सामने। बताइए किसका अर्थ आ जाएगा इसमें? आपका के सामने का अर्थ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर अपनी क्लास को पढ़ा रहा होता है और उन बच्चों को यह कहता है कि ऑल ऑफ यू, आप सारे के सारे, आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, ब्लैंक स्पेस मी, मेरे सामने। टीचर ने फेस कर रखा, अपना चेहरा कर रखा बच्चों के समक्ष, बच्चे उसके सामने बैठे हुए हैं। तो के सामने के अर्थ में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए किसका यूज हो सकता है? आपका बिफोर का यूज हो सकता है। क्लैरिटी आई? क्या कहना चाह रहा है? बिफोर हम दो अर्थों में प्रयुक्त कर सकते हैं, पहला के पहले के अर्थ में और दूसरा के सामने के अर्थ में। लेकिन लगे हाथ आपको एक चीज और देखनी है, वो ये कि इससे मिलता जुलता अपने पास में एक प्रीपोजिशन हो सकता है, और उस प्रीपोजिशन को अपन क्या पढ़ते हैं? आपका इन फ्रंट ऑफ। बताइए क्या पढ़ा जाएगा? आपका इन फ्रंट ऑफ पढ़ा जाएगा। और इन फ्रंट ऑफ का हिंदी मीनिंग लेते हैं तो ये क्या बनता है? आपका के सामने बनता है। अब वही सवाल जो मैंने आपको सिखाया कि आफ्टर और बिहाइंड में क्या फर्क है, वो आपको यहां भी देखना पड़ेगा, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में भी। बिफोर में जो के सामने है, वो के सामने आपका कहीं भी हो सकता है। ये आपके दाएं सामने हो सकता है, ये आपके बाएं सामने हो सकता है। लेकिन जब आप इन फ्रंट ऑफ की बात करते हैं तो यहां जो सामने का अर्थ आएगा वो आपका बिल्कुल ठीक सामने होगा, अर्थात एग्जैक्टली आपका ठीक सामने होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सटीक सामने होना चाहिए। तब अपन किसका यूज करेंगे? आपका इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टर्म लिखा और मैंने यहां पर वर्ड ये डाला, वर्ड क्या पूरा सेंटेंस ही लेते हैं अपन आपका, कि वी डू आर हेयर ब्लैंक स्पेस द मिरर, कि हम दर्पण के सामने अपने बालों को संवारते हैं। हम दर्पण के सामने अपने बालों को संवारते हैं। तो यहां पहले तो कुछ अलग से पैटर्न भी समझ लीजिए। अगर आपको यहां पर यह दिया जाता है डू हेयर, ये स्ट्रक्चर मिलता है, तो इसका मीनिंग होता है बालों को संवारना, बालों को संवारना, या फिर आपका बालों को कंघी करना। बालों को संवारना या फिर आपका बालों को कंघी करना। ठीक है। और इसमें जो डू है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 या बेस फॉर्म है, और ये हेयर क्या है? आपका नाउन है। और अगर मैंने ऐसा कहा हेयर डू, ये पूरा ही नाउन बन जाएगा।
और हेयर डू का जो मीनिंग आप निकालेंगे ये बनेगा बालों का जूड़ा। इसका अर्थ क्या जाएगा? बालों का जूड़ा। ये तो कुछ हटकर मीनिंग आ गया। अब इसका अर्थ देखिएगा कि हम अपने बालों को शीशे के सामने संवारते हैं, तो शीशे के दाएं बाएं जाकर संवारेंगे, शीशे के एग्जैक्ट सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक सामने जाकर आप ऐसा काम करते हैं। तो यहां पर हम बिफोर की बजाय किसका यूज कर देंगे दोस्तों? इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ये लीजिए, तो ये जो डिफरेंस है वो आया आपका इन फ्रंट ऑफ और किसमें आपका वहां पर बिफोर में आया। तो आज अपनी जो बात चली वो बात किसके बारे में थी? आपका एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के बारे में, बिल्कुल एक नए टॉपिक के बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जहां से सवाल उठने के 100% चांसेस मानूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा 99.99%, देयर इज नो कंडीशन देयर, इट विल बी आस्क्ड दैट डेफिनेटली एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न्ड देयर। जहां तक मेरी खुद की राय है वहां तक मेरा मानना है कि इस बार आपका यहां से सवाल उठना लगभग लाजमी है, अवश्यंभावी है, अपरिहार्य सा बनता है वहां पर आपका। तो इसका उच्चारण है वो प्रीपोजिशंस नहीं होगा दोस्तों, बल्कि क्या बनेगा आपका? प्रीपोजिशंस बनेगा। इसमें सबसे पहले हमने नंबर फर्स्ट को लेने से पहले यह देखा प्रीपोजिशन बना किससे है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन हमने देखी, फिर हमने पढ़ा अपना जो पहला पार्ट था वो क्या था आपका? टिल का था। अपना जो दूसरा पार्ट था वो किसका था? अनटिल का था। अपना जो तीसरा हिस्सा अपन ने लेने की कोशिश की थी और पढ़ा भी था वो आपका बिटवीन का था। फिर हमने चौथा पढ़ा, ये चौथा पार्ट आपका अमंग का था। फिर हमने पांचवा पढ़ा था, तो पांचवा अपने पास में किसका है? अमंग्स्ट का है। फिर हमने पढ़ा आपका छठे वाला हिस्सा हमने लिया था, ये किसके बारे में था? ड्यूरिंग के बारे में था। फिर हमने सातवां लिया, सातवां हमारा किसके लिए था? आफ्टर के लिए था। इसी कंपैरिजन में हमने आठवां लिया, ये किसका था? आपका बिहाइंड का था। फिर नेक्स्ट हमने नौवां लिया, ये किसका था? आपका बिफोर का था। और फिर उसके बाद में 10वां हमने पढ़ा, ये किसका था? आपका वहां पर इन फ्रंट ऑफ का। यानी कुल मिला के आज के पीरियड में, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो के अंदर जो हमारी बात हुई है वो प्रीपोजिशंस में 10 प्रकार के प्रीपोजिशंस की बात कर ली है। 11वीं प्रीपोजिशन की शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहता ही नाचीज आपका जल्दी आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।